सबसे पहले ना आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। कुछ आइडिया है आपको कि काइनेमेटिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था, या किन्हीं ने, कोई ऐसा है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है काइनेमेटिक्स? देखिए, काइनेमेटिक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ना 12th में आपको हर जगह पे मदद करेगा। मतलब आप अभी बात कीजिएगा सर्कुलर मोशन की, रोटेशनल मोशन की, जहां जहां ये मोशन वाली बात आएगी ना, वहां पे आपको काइनेमेटिक्स जो है वो तो रहेगा ही। तो हम काइनेमेटिक्स के बारे में बहुत डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको बस वही बात बताएंगे जो फॉर्मूला है, प्लस फॉर्मूला का कैसे यूज करना है और फॉर्मूला में हर चीज का मतलब क्या है, ताकि हम जब 12th पे जाएं तो वहां पे हम डिटेल बात कर पाए इस बारे में। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं कि देखो, काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि जब चीजें मोशन में हो, बॉडी जब मोशन में होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इस ब्रांच को, इस फिजिक्स के इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब मोशन बहुत तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमारे पास आता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ना आप बहुत हद तक जानते हो, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, मैं जब आप लोग से पूछूं ना तो आप लोग बताया करो, ठीक है? गलत होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, और आपका जो भी आंसर करेगा ना उसको ज्यादा फायदा हो जाता है कि उसी की बातें करेक्ट की जाती हैं। तो मुझे बता सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जिनका नाम मुझे डिस्प्ले हो रहा है, आई होप वो स्टूडेंट का ही नाम होगा। अच्छा, आपने जो मैसेज लिखा है वो बहुत सही है। आप मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या होता है, ताकि बाकी लोग भी सुन पाए, और उससे कोई डाउट निकलेगा तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो मुझे बता दीजिए। ओके, कृतिका, आपने सही जवाब दिया। एक बार मुझे समझा दीजिए ना किस तरीके से होता है। ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई बिल्कुल। ऑब्जेक्ट है वो जितना हम्म। वो कोई भी इक्वल डिस्टेंस, हम्म। वो जो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू उसमें टाइम ओके, फाइन, मुझे समझ रहना गया। चाहिए। ओके, देखिए वो क्या बोल रही है कृतिका कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो, ये बात ना सुनने में हम लोग को थोड़ा सा परेशान करता है, तो इससे ज्यादा अच्छा एक लैंग्वेज है कि क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन बोलिएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। स्पीड क्या होनी चाहिए? बदलनी ही नहीं चाहिए। जैसे, अच्छा, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, ये ऐसा होता नहीं है। मतलब हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम कांस्टेंट स्पीड से चले। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, बीच में आपको भीड़ कहीं पे दिख जाती है, आप स्लो कर लेते हो, फिर आपको कहीं लगता है खाली रोड है, आप बड़े तेजी से जाते हो। कहने का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन हम रियल लाइफ में ना ऐसा करते नहीं है कभी भी। तो ये क्या है? इम्प्रैक्टिकल है। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। हम आपको बताएंगे कि ये फिर पढ़ते क्यों है। अगर रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो राजा रानी की कहानियां हैं, तो फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग इसको? समझाते हैं। पहले आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, मुझे सब लोग एक बार हाँ बोल दो तो समझ जाएंगे। हालांकि आपको ये चीज आता होगा, मुझे लगता है कि आपको ये चीज आती है, आप पहले भी पढ़ रखे हो। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि देखो, ये चीज आपके ध्यान में आ जाए कि हाँ हाँ, ये चीज हमने पढ़ा था। ओके, गुड। चलो, मुझे यस सबके सर। मैसेज, ओके ओके, फाइन। यस सर। तो अच्छा, ये फिर उन्होंने जो बोला, ये जवाब, ये वाला जो आंसर, क्या ये आंसर गलत है? देखियो, ये आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आपने कहीं पे भी ना ये बात नहीं बोला कि इन स्ट्रेट लाइन। तो आप साथ में जरूर जोड़ दीजिएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं है, मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्शन नहीं बदलना। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि डायरेक्शन आप नहीं बदल रहे हो। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कभी घर से निकले हो, लाइक शाम में निकले कि चलो दूध लेके आते हैं? कभी हुआ ऐसा क्या कि डिस्टेंस आपने कभी भी रास्ता ही नहीं बदला, मतलब डायरेक्शन ही नहीं बदला? आपने बिल्कुल डायरेक्शन बदला है। आपको कभी लेफ्ट लेना पड़ा, कभी राइट लेना पड़ा, कभी यू टर्न लेना पड़ा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि फिर पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि आसान है। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आसान है। बस एक ही जवाब, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आसान है। अब आसान क्यों हो गया? क्योंकि आप बोलते हो कि देखो, स्पीड का एक फॉर्मूला बना लिया आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक ही फॉर्मूला यूज होता है यूनिफॉर्म मोशन में, बस एक ही फॉर्मूला यूज होता है, बस ये। देखो, जब 11th क्लास में था ना, तो मुझे ना एक बात थोड़ी दिक्कत देती थी कि भाई, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सब कब लगाते हैं? और डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब ये था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये कब लगाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात आई, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि कांस्टेंट स्पीड, और साथ में क्या होना चाहिए? इन अ स्ट्रेट लाइन। तभी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है।
अच्छा, उम्मीद है कि जब मैं लिख रहा हूँगा ना तो आप भी लिखते चलिएगा, आपके नोटबुक में नहीं रहेगा तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो जो भी मैं यहाँ पे चीजें लिखूंगा वो आपके भी नोटबुक में होना चाहिए। ओके जी, तो हमने क्या बोला कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही एक फॉर्मूला है जो यूनिफॉर्म मोशन में लागू होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे देता हूँ, बहुत छोटा था, ठीक है, कि हमारे पास एक कार है, तो ये कार जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर, और उसकी स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए टाइम कितना लगेगा उसको इतना कवर करने में, 120 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान सवाल, बस यही फॉर्मूला यूज करनी है। तो आपने क्या बोला कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम तो आपको नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड आपको कहाँ दिया हुआ है, स्पीड इधर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और टाइम आपको नहीं पता। तो बताइए टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आवर्स। क्या किया आपने, इसको इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया। क्लियर है ना ये बात, आप 9th में भी पढ़ते आए हो। जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको करवा दिया कि देखो ये चीज भी हम लोग को आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम सारे बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखें और छोटे फॉर्मूले को भूल जाएं और सवाल हमसे वही पूछ लिया गया। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन तो हमको समझ में आई। अब बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो उसी लैंग्वेज में एक बात लिख सकते हैं कि हम बोलेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन अ विथ, ऐसे लिख देना, विथ चेंज इन डायरेक्शन, विथ चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी यहाँ पे बदल सकता है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा आसान शब्दों में बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों लिख देना, डायरेक्शन बोथ आर नॉट कांस्टेंट। तो पूरी तरीके से आप इस बात को कैसे बताइएगा, हम बोलेंगे एक बॉडी जो कि चल रहा है और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कि वो बॉडी क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब एक बात और, स्पीड और डायरेक्शन को जब भी आप साथ में बोलते हो ना तो हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये बात आपको पता है क्या, एक बार मुझे सबका हाँ चाहिए होगा, बताइए बताइए बताइए, वेलोसिटी आपको पता है? यस सर। वेलोसिटी क्या होता है, बोलो ना। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। हाँ जी, बोलिए बोलिए। The speed of an object. हाँ हाँ ठीक है। नहीं, केवल इतना सा नहीं है, देखो हाँ, आप भी सही बोल रहे हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में ना हमेशा बात होती है डायरेक्शन की भी। मतलब एक तो स्पीड रहेगा, स्पीड मतलब वैल्यू हो गई, लाइक जैसे 4 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये स्पीड है। और डायरेक्शन की बात करेंगे अगर हम बोले कि तो हम जा रहे हैं क्या, किधर, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा कोई भी चीज बोलेंगे जिसका डायरेक्शन पता चले, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। खैर, हम उस फॉर्मूला पे बाद में जाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब हमारे पास है कि स्पीड मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे हमने नॉट कांस्टेंट लिखा ना, तो यहाँ पे भी नॉट लिख दीजिए ना, नॉट कांस्टेंट। क्या नहीं होना चाहिए कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड प्लस डायरेक्शन मतलब होता है वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बस एक लाइन में अगर आपको बोलना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है तो आप बोलिएगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या बोल दोगे, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे बात हो गई वेलोसिटी की और ये इन चीजों की। हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपने बोला कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, तो हमारे पास दो बातें आती हैं कि स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो क्या यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होता है या नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा या घट रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो कैटेगरी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दो कैटेगरी है। कौन कौन सा कैटेगरी है, एक तो हो गया कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट आए। अब ये टर्म आपको फिर से नया लगेगा शायद, तो मैं वो भी बताऊंगा। एक्सेलरेशन,
इज कांस्टेंट। एक तरफ क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी तरफ हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब थोड़ा सा चर्चा ना हम एक्सेलरेशन पे भी कर ही लेते हैं कि एक्सेलरेशन, ये जो बात आप बता रहे हो सर, ये एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन है कि चेंज इन, यहां लिखता हूं, एक्सेलरेशन मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये डिफरेंशिएशन जैसा लिखा है तो डरिएगा मत, अगर आपको नहीं लिखना है ऐसे तो ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो दो चीजें हो सकती हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसका नाम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब 9th में भी पढ़ा है आपने, याद करो पुराने दिन, 2as, याद है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बड़ा अलग खेल है। ये जो है ना, ये एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये वाला खेल आपको समझना पड़ेगा, इसमें हम कैलकुलस यूज करेंगे। तो फिलहाल छोटी सी चर्चा हम इस पे भी कर लेते हैं कि इसमें ये जो बातें लिखी हुई है, v है, u है, a है, t है, s है, ये सब क्या है। तो बस मैं आपको लिखवा देता हूं, देखो u और v दोनों वेलोसिटी हैं, u और v दोनों वेलोसिटी हैं, लेकिन ध्यान से u अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, u की v, u पहले आता है, तो पहले आता है तो हम बोलेंगे दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v अल्फाबेटिकली बाद में आता है, देखो आप एबीसीडी मन में पढ़ के, v बाद में आता है, बाद में तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। टी फॉर टाइम पता होगा आपको, बचपन में पढ़ा था, टी फॉर टेबल। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट होता है। और कुछ बच गया, हाँ ए बच गया, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कभी भी हमको अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ ना कई बार देखता हूँ कि जो बच्चे आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे भी यही सब गलती होती है, छोटी छोटी बातें कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है फिर भी ये फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहीं पे हमको कोई बताए कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उसकी चर्चा तो हम अभी करेंगे, फिलहाल हम इस पे भी ना कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, और इस पे हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे। तो मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्ड 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, बोलता है आपको कि फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया, फिर आपको बोलता है कि फाइंड, और आपसे क्या पूछ सकते हैं हम आपसे यहाँ पे, चलो बाकी सब तो आपको दे ही दिया, बस एक्सेलरेशन बता दीजिए। ठीक है, अज्यूमिंग, यहाँ पे एक और बात लिख दीजिएगा, अज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या अज्यूम करना है आपको, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कौन सा कैटेगरी में पहुंच गए हम लोग, इस कैटेगरी में। हो गया, आंसर आ गया। पहले गिवन डेटा लिख लें, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। हम बोलेंगे एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 120 किलोमीटर, फिर हम बोलेंगे टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 3 आवर्स, और क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, बोलता है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रुका हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया हुआ है कितना, 0। हाँ जी, और बस आपसे आखिरी में पूछा है कि हमको एक्सेलरेशन बता दो। अब आप देखो तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगता है कि लगाना चाहिए। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से बात बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, नहीं पहला तो लगेगा ही नहीं। सेकंड पे आते हैं, देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी, अच्छा एक और चीज निकाल लेना, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है। तो हम बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले में, सेकंड वाले फॉर्मूले में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो s हमको दिया हुआ है, u हमको दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है, ठीक है, a नहीं दिया हुआ है, मतलब एक ही अननोन है इसमें, हो जाएगा सॉल्व। जल्दी से पुट कीजिए वैल्यू और कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 120, u इज 0, 0 इंटू कुछ भी रहा तो 0 होता है, हम लोग चिंता इसकी कर ही नहीं रहे। नाउ हाफ, a कितना दिया हुआ है, a तो आपको नहीं पता, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज 3 आवर्स, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि t का स्क्वायर। अब आप यहां से कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 120 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 9,
इसको 2 को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे आ गया 240 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज ए। ठीक है, इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और ए ध्यान रखिएगा, ए का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी आपका आंसर आया होगा, कितना आया, 9 2 18, 9 3 27, 2 से करेंगे, 9 2 18, बच्चा 6, 9 6 54, बच्चा 6 और 9 6 54, अगेन इतना कुछ आएगा, 26.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में आपसे पूछा था फाइनल वेलोसिटी भी बताइए। मुझे लगता है ये वाला आप खुद कर लोगे। अगर आपको ए पता चल गया है तो आप फाइनल वेलोसिटी तो निकाल सकते हो। क्या करें, पहला वाला फॉर्मूला लगा दें। देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में आसान जाएगा, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू तो 0 है, और a आपको पता चल गया, a कितना है 240/9, और टाइम भी आपको पता था, टाइम इज 3, तो 3 से ये कट जाएगा, और 3 से आपका ये भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, हम बोलेंगे 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी जब अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा, मतलब 120 किलोमीटर कवर कर लेगा, तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, बढ़ते 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 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। गंतव्य स्थान का मतलब होता है फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, कंप्लीटेड, हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। ओके फाइन, गुड। अच्छा, एक सवाल और करते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वाला सवाल करना। जब ना कोई बॉल को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो पेन भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि एक हमारे पास बॉल है, ये रहा, और इसको कुछ हाइट कवर करनी है, कुछ डिस्टेंस कवर करना है, नीचे गिरना है। मान लीजिए यहां तक गिरना चाहते हैं, एंड यहां से यहां तक की जो दूरी है ना वो है 100 मीटर, 100 मीटर। और हमको एक चीज दिया हुआ है कि, अच्छा वो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, आप खुद अज्यूम करो। और बोलता है यहाँ पे हमको कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना है, फिर आपसे इसी में सेकेंड पार्ट पूछूंगा मैं कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले मतलब एकदम जब यहाँ पे टच करने वाला होगा ना, एकदम छूने वाला होगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या है। नहीं तो आपसे पूछूंगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे 0, सर टकरा के रुक गया, वो नहीं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। नाउ थर्ड आपसे क्या पूछ सकता हूं मैं, टाइम भी पूछ लेते हैं, टाइम तो पूछ लिया, फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया, चलो ठीक है, 2 सवाल। बॉल क्या था, पहले यहाँ पे रुका हुआ था, एट रेस्ट, इनिशियली कैसा था, एट रेस्ट। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है कि हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई तो हम इनिशियली रेस्ट पे थे, मतलब u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, जब भी बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है g, और g की वैल्यू रफली हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रफली न्यूमेरिकल में केवल, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है इसकी चर्चा हम ग्रेविटेशन में करेंगे। हाँ 9.8 होता है, बट ध्यान रखिएगा वो भी एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि एक्यूरेट वैल्यू हम लोग चर्चा करेंगे बाद में जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे। एनीवे, हमने 10 लिया यहाँ पे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमको डिस्टेंस भी पता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो 100 मीटर है। चलिए अब बताइए क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला आप सोच रहे हो। हमको लग रहा है कि सेकंड फॉर्मूला यूज करना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास कितना है, 100, अगेन दिस वन इज 0, हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 10, एंड टाइम स्क्वायर नहीं पता, सो आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5, और इधर जाके डिवाइड होगा 5 तो कितना आ जाएगा 20, तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 20। अब रूट ऑफ 20 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सोचो मन में कि 4 4 क्या होता है 16, 5 5 या 25, मतलब 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो इट इज नियर अबाउट 4.6 सेकेंड, ठीक है। क्लोज वैल्यू बताया मैंने, एक्यूरेट नहीं बताया। अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो आपको पता है कि क्या करना चाहिए, रूट वगैरह निकालना आता है, अपने बचपन में पढ़ा हुआ। तो हमको लग रहा है कि ये टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आंसर तो रेडी अपना, 4.6 सेकेंड ना। और सेकंड में बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए, मतलब v की वैल्यू बताइए। क्या किया जाए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए, बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा ना। v कितना है, तो आप बोलोगे v हमें नहीं पता, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 10 लेते हैं हम लोग, और टाइम इज 4.6, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 46 मीटर पर सेकेंड, 46 मीटर पर सेकेंड।
ओके डन, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, Yes, मुझे लगता है sir. हाँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी को भी दिक्कत नहीं गई होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत भूल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ना दिक्कत गई है ये फॉर्मूला यूज करने में, क्योंकि ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो इस तरीके के सवाल भी आपको होते हैं। अब है काइनेमेटिक्स खुद में एक बड़ा चैप्टर है, तो मैं सारे पहलू पे नहीं जाऊंगा, मैं उन्हीं पहलू पे जाऊंगा जो आपको सीधा सीधा रिलेट करने के लिए आएगा। जैसे कि और पहलू क्या होते हैं, और कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो यहाँ पे होता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ये सब टर्म्स आपको क्लियर है क्या, कि नहीं है, कि कुछ कुछ भूल गए हो? और लास्ट ऑप्शन है नहीं बताएंगे सर, बोलो। Sir, एक बार recall कर दो ना. रिकॉल करवा दूं? ओके, देखो एक Yes, sir. हाँ, ओके ओके, कोई इशू नहीं है। मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, तो मुझे आप पूछते जाओ, मैं सब बताऊंगा। हमारे पास एक टर्म होता है कि स्पीड। स्पीड के बारे में हमने अभी अभी थोड़ी बहुत बात करी थी, तो उसमें स्पीड में क्या बोलते हैं कि हम डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और जब भी वेलोसिटी की बात होती है, तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं चाहता हूं ना कि ये वाला बात जो है ना, आप लोग मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप मुझे ना कोई भी लैंग्वेज में बता सकते हो, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, ठीक है। मराठी मुझे थोड़ी कम आती है, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। आप गलत भी बता दोगे, मैं बोलूंगा हाँ बहुत अच्छा। ओके, बताइए डिस्टेंस क्या होता है? Distance is scalar quantity and displacement is vector. वेक्टर क्वांटिटी, ओके। लेकिन मैं बोलूं कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है समझ में, तो हमको एकदम आसान शब्दों में समझाओ कि जो मुझे समझ में आ जाए, एकदम आसान शब्दों में बताइए। It is total length covered by an object. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, हाँ पार्शियली करेक्ट है। आपने जो पहले बोला था वो भी सही है। और अच्छा, मतलब थोड़ा हिंदी में समझाओ मुझे, कि मतलब छोटा बच्चा हूं मैं मुझे समझना है कि ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फर्क भी बता दी। दोनों ने सही बताया, देखो ध्यान से, दोनों ने सही बताया। बस मैं बोल रहा हूँ कि और आसान हम चाहते थे कि और आसानी से हमको कोई समझा दे। मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे आप पहले रास्ता बताओ, तो हम बोलेंगे सर रास्ता हमारे पास ऐसा है। आपने बोला ठीक है, ये रास्ता हो सकता है, तो हम बोले इस रास्ते की लंबाई कितनी है, आपने बोला 10 किलोमीटर, तो हम बोलेंगे ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। किसी ने बोला सर हम ऐसे नहीं जाते हैं, हम तो ऐसे जाते हैं, मामा जी के यहाँ होते हुए चले जाते हैं, और हमको ना बड़ा कम रास्ता में, हमको कम दूरी तय करनी पड़ती है, 8 किलोमीटर। तो हमने बोला कि ए और बी के बीच में दूरी कितनी हो गई आपके लिए, मान लो आप हो पूजा, पूजा मेरी भी दोस्त है तो पूजा के लिए ये दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। और यहाँ पे मान लो है प्रीति, प्रीति के लिए कितना है, 10 किलोमीटर। तो हम बोल रहे हैं कि भाई पूजा के लिए डिस्टेंस अलग है ए और बी के बीच में, प्रीति के लिए ये डिस्टेंस अलग अलग है। बेसिकली है क्या डिस्टेंस, तो आपने बोला कि रास्ते की जो लंबाई है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो बोलेंगे द लेंथ ऑफ द पाथ, किसका, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक रास्ता है, रास्ते की जो लंबाई है ना, बस उस लंबाई को आप देख लो। जैसे हमने बोला हमारा रास्ता ए से बी वाला है, ये वाला, ये, तो आप बोलेंगे सर इस रास्ते की लंबाई कितनी है, आपने बोला 8 किलोमीटर, तो यही हमारा डिस्टेंस है। किसी और के लिए हो सकता है उसको टेढ़ा मेढ़ा जाना अच्छा लगता है, वो घूम घूम के जाता है, ठीक है, भले मामा जी के यहाँ गया, फिर यहाँ पे बुआ के यहाँ भी चला गया, ठीक है, तो उसके लिए ये दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। तो उसके लिए वो ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर। मतलब दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो वैरी कर सकता है। हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन वैरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन वैरी। क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप रास्ता पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। और दूसरी तीसरी मतलब नेक्स्ट जो बात है वो है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें एक वैल्यू खाली होता है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट बड़ा बड़ा सख्त है। क्या सख्त है, तो बोलता है कि चाहे आप कैसे भी जाओ,
ठीक है, चाहे आप कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ठीक है, हम क्या समझेंगे कि हम बोलेंगे ए और बी के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है, छोटी दूरी कैसी होगी, जो स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन किया हुआ रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आपके पापा ने आपको पेट्रोल के लिए दिया है 50 रुपए, ठीक है, तो आपको क्यों बोला, आपको बोला कि चलो नागपुर से आप घूम के आओ 50 रुपए, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि 50 किलोमीटर दिया है तो हम अमरावती वगैरह घूम के आएंगे सब जगह से, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जितना मिला है उतना मिला है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपको पापा ने क्या जोड़ के दिया था, यहां से यहां तक का जोड़ के दिया। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल शायद ना हो बट समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जैसे मैंने बोल दिया शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब होता है सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी क्या होगी, आप बोलोगे सर ये भी तो छोटी दूरी है, तो हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी कौन सी है, तो मान लो ये 2 किलोमीटर होगा, ये 3 था, ये आपका 10 किलोमीटर था, ये 8 किलोमीटर था, ये 15 किलोमीटर था, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, सबसे छोटी दूरी जो है ना वही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज स्मॉल, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब क्या बोलेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। रास्ते से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, रास्ते से नहीं फर्क पड़ रहा है। जैसे कोई बोले सर बीच में नदी आ गया, तो हम बोले नदी आ गया तो भाई वो हमारा काम नहीं है, वो हम तो जोड़ेंगे ऐसे ही सीधी दूरी, ये वाला दूरी। ठीक है, आप घूम के जाते हो, आप बीच में यहाँ पे डिवाइडर ऐसे करके टर्न लेना पड़ता है, वो सब हम नहीं जानते। हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है कि दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी, बात खत्म। क्या ये प्रैक्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकल है? हम बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा होता है क्या कि बीच में किसी का घर आ गया तो घर के ऊपर से उड़ी मार के चले गए आप, बोले हम तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं ऐसा नहीं होता ना, आपको रास्ते को ही फॉलो करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल पाथ, लिख दीजिए यहाँ पे, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल पाथ। ये एक हाइपोथेटिकल पाथ है, हमारे मन में चल रहा होता है। ठीक है, कि हम सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो सबसे छोटी दूरी का हम लोग मान लेते हैं इतना। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि देखो यहाँ से एक बॉल हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे गिराया ऐसे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला है, ये सबसे छोटी दूरी जो होती है। आपने बोला सर अगर हम थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान ऐसे करके गया है, ठीक है, रेक्टेंगल था ये, तो हम बोले ए से चला, पहले बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो बताइए ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? आसान सवाल, जल्दी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ बताओ जल्दी। डिस्टेंस 7 है। डिस्टेंस 7 है, बिल्कुल सही, डिस्टेंस 7 है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। 3, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3, ये वाला, ये सबसे छोटी दूरी को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये नीचे 3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा, रेक्टेंगल हमने बोला था। तो ये कहानी है। अच्छा, अगर मैं गोल गोल घूम के यहाँ पे घूम के यहीं पे पहुंच जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? मान लो ये रेक्टेंगल था ये, ठीक है, 2 3 2 और ये 3 था, तो बोलता है ए से चला, बी पे, सी पे, डी पे और वापस ए पे आ गया। कैसे गया? ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए गया। हमको डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए इस सिचुएशन सर में। डिस्टेंस 10, डिस्टेंस 10 है। हाँ हाँ 10, ओके, डिस्प्लेसमेंट 0। 0, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट 0। ओके ओके ओके, सब बहुत तेज हो, मुझे अब इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं लेने चाहिए, आपको समझ गया ये सब बातें। हम वापस इस बात पे आते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, हम बोलते हैं डिस्टेंस से बड़ा कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? पहला वाला ये स्टेटमेंट, डिस्टेंस छोटा हो जाए डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर, ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की कहानी को सुनने में ही हमको समझ में आ गया था कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा है ये, सबसे छोटा है। ठीक है, तो डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ये छोटा ही होगा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, कब? बोलता है व्हेन
डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कब होगा ये कहानी? बताइए बताइए, कब ऐसा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए, दोनों 10-10 किलोमीटर हो जाए? ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन है गलती से, चीटिंग से, थर्ड है इन अ स्ट्रेट लाइन, In a इन अ in a straight line, the displacement In a is straight equal to line. करेक्ट करेक्ट, गलती से और चीटिंग से नहीं, ठीक है? क्या बोलेंगे कि जब भी सीधा रास्ता आप लेते हो ना, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। इसीलिए कभी कभी ना, आप जब 11th क्लास में थोड़ी बहुत आपने न्यूमेरिकल्स किया होगा, तो वहां पे देखा होगा कि अरे कभी कभी डिस्टेंस दिया होता है, हम उसको डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं ऐसा? क्योंकि वो सीधा सीधा रास्ता, कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि सीधा जा रहा है। जब भी सीधा जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सेम होता है तो क्या कर सकते हैं हम दोनों में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली। ध्यान रखिएगा, अगर आप इन बातों को समझते हैं तो मुझे बता दीजिए कि क्या कभी भी स्पीड छोटा हो सकता है क्या वेलोसिटी से? स्पीड में हमेशा डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा होता है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? छोटा होगा, छोटा। है ना? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर से आपसे पूछ लिया कि कब ऐसा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाए? ऐसा कब होगा? जब वो When- स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेक्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रैवल करेगा ना, तभी ये बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एनीवे, हमने यहां तक बात तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं उस कहानी की जिस कहानी के लिए हम लोग आए हैं। ये सारी बेसिक बातें मैंने आज की है। अब हम इस बात पे आते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब की कहानी क्या है सर, वो बताओ। चलिए आइए, तो यहाँ पे अपना हेडिंग लगा देते हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब हम थोड़ा सा ना समय लेंगे इस बात को समझाने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप बोल सकते हो कि ओके सर समझ गया है, नहीं तो फिर हम आपको समझाते रहेंगे जब तक नहीं आप समझ जाते। ध्यान रखिएगा, क्या बोलता है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया कि पहले गाड़ी तेज चली, फिर स्लो हो गई, फिर क्या हुआ? तो हम बोले फिर सर फिर से बहुत तेज चली। अब इस बार अचानक से ब्रेक लगाना पड़ गया। इस तरीके से चल रहा है। ये कैसा मोशन है? ये है ये तो एक तो नॉन यूनिफॉर्म तो डेफिनेटली है। नॉन यूनिफॉर्म में भी एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। आप हमेशा गाड़ी को स्पीड अप नहीं कर रहे हो, कभी कभी तो रोक दे रहे हो, ठीक है? तो आपका क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन यहां लिख देते हैं, हियर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप जब लगाने जाओगे इस फॉर्मूला में, इस ये वाले तरीके के क्वेश्चन में, तो आप कौन सा एक्सेलरेशन लोगे? देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो 2 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला कौन सा यूज करें इसमें एक्सेलरेशन? यहाँ तो एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है। तो ये समस्या थी, इसीलिए हम लोग ये सब फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने, वो सब हम फॉर्मूला नहीं लगा पाए, ठीक है? तो अब है बात कि क्या किया जाए, फिर कैसे कहानी को समझा जाए। मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए एकदम छोटा सा दूरी लो, एकदम छोटा सा दूरी, इतना छोटा सा दूरी, एक बड़ा सा रास्ता का एकदम छोटा सा दूरी लो। समझ रहे हैं? इतना बड़ा एक रास्ता था आपके पास, उसका एक बहुत छोटा सा दूरी आपने लिया, इतना छोटा सा, और इतना छोटा सा दूरी में एक्सेलरेशन क्या होगा? हम बोलेंगे एक्सेलरेशन बदलते बदलते भी बहुत समय लग जाएगा। मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। लिख देता हूं कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आया है ना, तो मैं आपको और समझा सकता हूं। देखो, आप क्या कर रहे थे, गाड़ी आप लेके जा रहे थे ऐसे, एक बार देख लेता हूं मेरी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ गाड़ी आप ऐसे लेके जा रहे थे, आपने क्या किया? ब्रेक लगाया। जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी उसी समय तो नहीं रुकती है, गाड़ी कुछ दूर जाती है आगे, और जब आप ब्रेक लगाते हो और मान लो इतनी सी दूरी की बात करूं, तो हम बोले इतनी सी दूरी में तो सर स्पीड भी नहीं बदला। तो हम क्या बोलेंगे? इतनी सी दूरी में, एकदम छोटा सा दूरी में आपकी स्पीड नहीं बदलती है, वेलोसिटी नहीं बदलती। तो हमने बोला ठीक है, अगर वेलोसिटी इसका मतलब कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा जब एक मान लीजिए ये दूरी पहले x थी, ये दूरी कितनी थी? x। तो ये छोटा सा जो दूरी है ना, उसको बोलते हैं dx। dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस। क्या हो गया? स्मॉल डिस्टेंस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम। क्यों ऐसा लिखा?
क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। देखो जब आपने बोला कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब ये कैसा बन गया, ये एक बन गया यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में यही तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां तक क्लियर हुआ कि मुझे और बताना है? बताओ एक बार बताओ जल्दी, एक बार और रिपीट करूं ये बात? हाँ Yes, sir. ओके रिपीट करो। ओके रिपीट करते हैं, ठीक है। ये इस बात को ना एक बार समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। हम पूरे फिजिक्स में ये बात यूज करेंगे, पूरे फिजिक्स में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको समझना चाहते हैं, ठीक है। आज हम रटना ही नहीं चाहते, आज तो हम समझना चाहते हैं भाई क्या चक्कर क्या था। समझाता हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो दूरी है ना उसको हम dx बोल रहे हैं। डी मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। dx बोले हैं, क्या बोले हैं? dx, छोटी सी दूरी है। और छोटी सी दूरी के लिए समय भी कितना लगेगा? हम बोले सर छोटा सा समय लगेगा। छोटा सा मतलब क्या होता है? dt होता है। मैंने बोला कि देखो जब बहुत छोटा सा दूरी कवर करना है ना, तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही होती है। छोटे सी दूरी के लिए कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, हमने ब्रेक लगाया, कुछ देर के बाद गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जब मैं ब्रेक लगाया तो बोला कि 0.1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? हम बोले कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हो सकता है कि 60 से 59.99 तक गया होगा। तो हम बोल रहे हैं इतना कम चेंज है कि हम उसको बोलते हैं कि नहीं है चेंज, जीरो चेंज। छोटी सी दूरी के लिए वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलता, इस बात को याद रख लो। छोटी सी दूरी के लिए वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलता। ये बात आप रिपीट कर सकते हो? क्या बोला मैंने अभी? छोटी सी दूरी के लिए हाँ। वेलोसिटी नहीं बदलता, सही है। अगर वेलोसिटी नहीं बदलता तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? आपने बोला हाँ सर, ये तो पढ़ा है। तो फिर आपको पढ़ाया था मैंने एक चीज कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा था आपने ये बात? हम बोल रहे हैं कि देखो ये स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होते हैं। तो मैंने लिख दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब देखो इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं dx। और टाइम मतलब कौन? छोटा सा टाइम। छोटा सा टाइम को मतलब क्या होता है? dt। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। बोलो समझ में आया अभी ये बात? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा। अब ये जो खेल है ना, जो आप आसानी से समझ गए अभी, ये खेल को ही हम बोलते हैं कि ये कैलकुलस का गेम है, ठीक है। कैलकुलस आपने शायद मैथमेटिक्स में कैलकुलस अभी पढ़ा है क्या? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा है तो बताओ, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा बहुत No, सिखाएंगे। sir. नहीं पढ़ा है ना? ओके। No, No, sir. कोई सुनिए, जितना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होता है वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। मैथ की जब पढ़ाई आपकी चल रही होगी तब आप सीखिएगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको बस जितना फिजिक्स में यूज होता है ना उतना सा बताऊंगा। तो फिलहाल हम ये बात समझ गए कि अच्छा ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम आपको थोड़ा देर के बाद बताते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? dx अपॉन dt। अब आपको यही चीजें याद रखनी है। फिर आपने बोला कि अच्छा वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आपने लिखा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम। हमने बोला हाँ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? आपने बोला था कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो आपने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो आपने बोला कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है ना उसको हम बोलते हैं dv अपॉन, और चेंज इन टाइम को हम क्या बोलते हैं? dt। dt मतलब चेंज इन टाइम, मतलब छोटा सा टाइम। तो एक्सेलरेशन का भी आपके पास एक इसी तरीके का फॉर्मूला बन गया जिसका नाम है dv अपॉन dt। अब एक्सेलरेशन को हमको बहुत इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप बोलो मुझे तो मैं समझाऊंगा फिर से वही सब डिटेलिंग वाली बात। समझाऊं एक बार इसको भी डिटेल में, एक्सेलरेशन को ऐसे क्यों बोलते हैं? Yes, sir. देखो एक्सेलरेशन का क्या Yes, मतलब? हाँ जी। पहले मेरी वेलोसिटी थी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, अब मेरी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। और ऐसा करने में पहले मैं यहां तक जब चल के आया था तब मैंने 5 घंटे लगा चुके थे, और यहां जब मैं पहुंचा तब हमारे 6 घंटे लग चुके थे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम बोले एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हुआ? 20 पे आप पहुंच गए, पहले 10 था तो आपने बोला 10 का चेंज हुआ है। क्या किया आपने? फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, ठीक है। तो आपने बोला कि यहाँ पे टाइम का कितना चेंज हुआ है? तो आप बोलोगे 6 माइनस 5 मतलब 1 होता है। मतलब क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू। हम बोल रहे हैं, अब वापस सुनिए इस बात को, हम बोल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी पहले थी यहाँ पे v,
और यहाँ पे यू पहले यू था और यहाँ पे क्या था, छोटे से दूरी के लिए बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे बाद में हो गया v। चेंज इन टाइम कितना हुआ, तो आप बोलते हो चेंज इन टाइम मतलब t1 पहले था, अभी t2 आ गया, तो आप बोलते हो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ये जो चेंज है ना, चेंज बहुत छोटा सा चेंज, छोटी सी दूरी के लिए बहुत छोटा सा चेंज होता है, तो छोटा सा चेंज को ना हम ऐसे लिखते हैं, d मतलब चेंज, चेंज इन क्या, वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। जब भी बड़ा चेंज होता है ना तो उसको आप ऐसे लिखते हो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। छोटा चेंज के लिए क्या लिखते हैं, d, d फॉर होता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की कहानी मैं आपको नहीं सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे बच रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन वाली बात हम आपको बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहते। जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको ये बात समझाएंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। तो डी मतलब फिलहाल आपके पास क्या कहानी है, डी मतलब क्या होता है, चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। डी मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज। कहीं पे लिख दो, डी मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता में आपने अपने दूरी कितना कट किया, आपने बोला एकदम छोटा सा दूरी, ठीक है, 1 कदम की दूरी मान लीजिए। कहाँ 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता, कहाँ आप 1 कदम वाला बात करो, तो उस 1 कदम वाली जो दूरी है ना उसको हम बोलते हैं dx। छोटा चेंज, छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, छोटा टाइम, छोटी चेंज इन वेलोसिटी। एनीवे हमको ये बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो dv अपॉन dt, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पे सवाल करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन सीखना होगा। डिफरेंशिएशन के लिए समय देंगे, एक डेडिकेटेड क्लास मैं दूंगा जिसमें कि हम ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमको फिजिक्स में यूज होने वाला है उसको हमको समझना है, ठीक है। तो मे बी कल हम लोग शायद इस बात को देखें वहां पे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल अपना क्या रहा, पेंडिंग रहा, मैंने इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं अभी तक। ओके, पेंडिंग वाले वर्क को फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, रोक देते हैं। कल के क्लास में हम लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखना है, खाली फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत बहुत डिटेल नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ आपको स्वप्निल सर पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। जब आपको कैलकुलस वगैरह पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि जो हम फिजिक्स में हल्का हल्का सा चीज पढ़ रहे थे वो मैथमेटिक्स में तो आप उसके लाइक किंग बन चुके हो, और लड़कियां हैं तो क्वीन बन चुकी हैं